हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि ऑक्सी एसिड्स के स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं। तो ऑक्सी एसिड के स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करने होंगे किसी भी ऑक्सी एसिड्स के वैलेंसी फैक्टर को निकालने के लिए। और वैलेंसी फैक्टर अगर जब तक हम लोग नहीं निकालेंगे उसके इक्विवेलेंट वेट नहीं निकाल सकते, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट होते हैं उसके मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। तो इसका मतलब इक्विवेलेंट वेट फाइंड करने के लिए हमें स्ट्रक्चर बनाने होंगे ऑक्सी एसिड्स के, क्योंकि कई बार हमें पता नहीं चलता है डायरेक्टली। तो ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं? ऐसे एसिड जिसमें कि ऑक्सीजन हो उसको हम लोग ऑक्सी एसिड्स कहते हैं। जैसे कि HNO3 है ऑक्सी एसिड्स, जैसे कि H2SO4 हो गए ऑक्सी एसिड्स, जैसे कि HClO4 हो गए ऑक्सी एसिड्स, जैसे कि H3PO4 हो गए ऑक्सी एसिड्स, जैसे कि H3PO3 हो गए ऑक्सी एसिड्स, जैसे कि H3PO2 हो गए ऑक्सी एसिड्स, जैसे कि H3P4 H4 फॉर एग्जांपल H4P2O7 हो गए ऑक्सी एसिड्स, फॉर एग्जांपल H4P2O6 हो गए ऑक्सी एसिड्स, फॉर एग्जांपल H4P2O8 हो गए ऑक्सी एसिड्स। मतलब ऐसा भी कुछ भी होगा जिसमें कि ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो। तो इसके हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, तो इसके लिए कुछ हमें पॉइंट्स ध्यान में रखने होंगे तो स्ट्रक्चर हो जाएंगे। तो सबसे पहला मैं रूल लिखता हूँ, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 हमें यह ध्यान देना होगा कि इसमें से सेंट्रल एटम कौन होंगे, इसमें से हम लोग बीच में किसे रखेंगे, सेंट्रल एटम। तो देखिए ये सारे जो जितने सारे ऑक्सी एसिड्स हैं इसमें एक एटम ऐसा है जो कि नॉन मेटल है, ठीक है ना। नाइट्रोजन जैसे कि सल्फर है, क्लोरीन है, फॉस्फोरस है, ये सारे में। तो ये सारे क्या है, ये सारे पी ब्लॉक एलिमेंट के हैं और ये नॉन मेटल है। नॉन मेटल है इसका मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उसको देने की टेंडेंसी कम है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है और उसके पास लोन पेयर नहीं होना चाहिए। तो मतलब कि हम लोग सेंट्रल एटम कहने का मतलब उस चीज़ को रखेंगे जिसके कि नंबर मिनिमम हो। ये सारे नॉन मेटल्स को हम लोग रखेंगे बीच में सेंटर में, ठीक है ना, जिसके कि नंबर मिनिमम हो और वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो। तो सेंट्रल एटम किसे रखेंगे, सेंट्रल एटम में हम इन सारे नॉन मेटल्स को रखेंगे जिसके कि नंबर होते हैं मिनिमम, नंबर मिनिमम एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। नंबर मिनिमम क्यों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम क्यों? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम इसीलिए कि और सारे जो एटम हैं उसके ऑक्टेट कंप्लीट हो सके स्ट्रक्चर बनाने के बाद, क्योंकि ऑक्टेट अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो हमारा स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट ये होगा कि बीच में हमें रखने होंगे इनमें से कोई नॉन मेटल्स को, और जिसके कि नंबर, अब फॉर एग्जांपल इसमें HNO3 के अंदर नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है। तो ऐसे को रखेंगे जिसके कि नंबर कम हो और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो। तो इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 6 है, लेकिन इसके नंबर 1 है तो इसको रखा जाएगा बीच में। सिमिलरली यहाँ पे सल्फर को बीच में रखा हो जाएगा। नंबर मिनिमम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन ये देखेंगे, ऑक्सीजन देखेंगे तो नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन को रख दिया। सिमिलरली यहाँ पे सल्फर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, सिमिलरली क्लोरीन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। और एक चीज़ है कि नाइट्रोजन को अगर मैं रखता हूँ, ऑक्सीजन को बीच में रखता हूँ, तो ऑक्सी एसिड है, OH बॉन्ड नहीं बन पाएंगे। तो OH बॉन्ड बनाना है, इसलिए ऑक्सीजन को थोड़ा सा साइड में रखना होता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 की ऑक्सी एसिड्स है तो उसमें हमें OH बॉन्ड बनाने होंगे, मेक OH बॉन्ड्स, इसमें OH बॉन्ड्स बनाने होंगे। पॉइंट नंबर 3, ये सारे नॉन मेटल्स हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट के हैं और लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। तो इसके पास सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि देयर शुड नॉट बी एनी lone pair of electron on the central atom। सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए, नहीं बचने चाहिए, और हमें क्या करना है, OH बॉन्ड्स बनाना है। तो ये इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान में रख के मैं सारे एसिड्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकता हूँ। तो पहले हम लोग लेते हैं फॉर एग्जांपल HNO3 है, तो बीच में रखने हैं नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5, तो 5 लिख दिया, 1 2 3 4 5। अब हमें इसमें OH बनाने हैं, ठीक है ना, OH बॉन्ड्स बनाने हैं। तो HNO3 के अंदर कितने मैक्सिमम OH पेयर हो सकते हैं, तो 1 OH हो सकता है और 2 ऑक्सीजन बचे रह जाएंगे। एक H एक खोलेंगे तो 1 OH हो जाएंगे और 2 ऑक्सीजन बचे रहेंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि एक O एक H के लिए OH रख देता हूँ, ठीक है ना, HNO3, और 2 ऑक्सीजन बचे हुए हैं तो इस इलेक्ट्रॉन को हटा के मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना, इसको पेयर में करके।
तो एक OH यहाँ पे लिख दिया, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 6, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। 2 ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को भी साइड में छोड़ देते हैं, उसको कुछ नहीं करते हैं। पहले इसकी बात करता हूँ। हाइड्रोजन कितने बॉन्ड्स बना सकते हैं? हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, सारे नॉन मेटल है, एक इसने बॉन्ड बना लिया। सिमिलरली ऑक्सीजन को कितना चाहिए 2, तो एक इसके साथ शेयर करेंगे, एक इसके साथ शेयर करेंगे, इसके हो गए। तो इसका मतलब हाइड्रोजन का डुएट कंप्लीट हो गया, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब नाइट्रोजन को चाहिए, नाइट्रोजन को कितने चाहिए? तो नाइट्रोजन के पास अभी 5 है तो 3 चाहिए, तो क्या करेंगे इस ऑक्सीजन से 2 शेयर करेंगे, तो ये नाइट्रोजन क्या करेंगे, ये नाइट्रोजन शेयर करेंगे 2 इससे एंड 1 इससे। तो अभी इस नाइट्रोजन के हो गए 5 थे अपने, 1 इसका लिया 6, 2 इसके 8, इस ऑक्सीजन का भी हो गया, इस नाइट्रोजन का भी हो गया, इस हाइड्रोजन का हो गया। अब एक चीज देखिए, सिमिलरली इस ऑक्सीजन को 2 चाहिए था तो 2 इसका बदला ले लेगा 2। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच गया जो कि बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं किया, शेयरिंग में टेक पार्ट नहीं किया है, ये इसी के पास है। और एक ऑक्सीजन है बचा, उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे देगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं वन साइडेड कोवेलेंट बॉन्ड, इसको डबल बॉन्ड से भी दिखाते हैं। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा हो गया, NOH एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ये इसके स्ट्रक्चर हो गए। सॉरी NOH एंड डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH नहीं है, N यहाँ पे क्या है 2 बॉन्ड बने हैं, तो N डबल बॉन्ड O, यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ पर OH। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ HNO3, ठीक है। तो इसी रूल को फॉलो करके मैंने किया है कि बीच में रखा है और OH बॉन्ड बना दिए, जो बाकी बचा था उसको साइड में रख दिया, और हमने ट्राई किया कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये जो स्ट्रक्चर बना, इस स्ट्रक्चर से हम लोग देखते हैं कि OH बॉन्ड 1 है, ठीक है ना। तो जब वाटर में डालेंगे तो पॉइंट है कि ये बॉन्ड क्यों ब्रेक करेगा, ये बॉन्ड क्यों नहीं ब्रेक करेगा। ये बॉन्ड इसीलिए ब्रेक करेगा कि अगर हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें पॉलिंग स्केल में, तो ऑक्सीजन की होती है 3.5, हाइड्रोजन की होती है 2.1 और नाइट्रोजन का अप्रोक्स होता है 3.1। तो इसके बीच का डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है 1.4 और इसके बीच का डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का 0.4, मींस इसके बीच का डिफरेंस ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो दिस बॉन्ड इज मोर पोलर, ये बॉन्ड क्या है ज्यादा पोलर है। तो ये बॉन्ड ज्यादा पोलर है तो पोलर सॉल्वेंट में पोलर बॉन्ड ही ब्रेक करते हैं, इसीलिए ये बॉन्ड ब्रेक कर जाते हैं। तो इसको अगर हम लोग वाटर में डालते हैं H2O में, तो ये बनाएंगे NO3- प्लस H+। तो क्योंकि इसने 1H+ रिलीज किया है वाटर में, तो इसकी वैलेंसी फैक्टर कितनी हो गई 1, तो इसके इक्विवेलेंट वेट कितने हो जाएंगे, इसके मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 1। तो इस तरीके से हमने HNO3 का स्ट्रक्चर बना लिया, हमें पता चल गया कि इसकी वैलेंसी फैक्टर कितनी होती है 1। सिमिलरली अगर हम इसी रूल को फॉलो करके बनाए स्ट्रक्चर H2SO4 का, तो हो जाएगा, इसी चीज को फॉलो करने होंगे। तो बीच में नॉन मेटल को रखने होंगे और इसका की नंबर मिनिमम हो और वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो। तो सल्फर ऑक्सीजन दोनों नॉन मेटल है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसके 6 है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, लेकिन इसका नंबर 1 है, इसके नंबर 4 है, तो इसे बीच में रखने होंगे। तो बीच में सल्फर लिखता हूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, तो लिख देता हूँ 6 1 2, कहीं लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा लिख दिया। इससे मैक्सिमम OH कितने बन सकते हैं, तो मैक्सिमम OH बन सकते हैं 2 हाइड्रोजन ये 2 ऑक्सीजन ये यूज करूंगा तो 2 बन सकते हैं, तो ऐसे लिख रहा हूँ 2OH यहाँ पर लिखा। 2 ऑक्सीजन बच गए तो इसको भी छोड़ देता हूँ साइड में, इसको यूज बाद में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और इसके पास है 1, इसके पास 1 2 3 4 5 6, इसके पास 1, ठीक है। अब क्या करते हैं कि सारे का हम लोग ऑक्टेट और डुएट कंप्लीट करने का कोशिश करते हैं। तो हाइड्रोजन डुएट कंप्लीट करते हैं, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो एक इसे शेयर कर लिए, एक इसे शेयर कर लिए। सिमिलरली ये ऑक्सीजन के पास 6 था तो इसे 2 चाहिए था, तो 1 इसे शेयर करेंगे एंड 1 इसे शेयर करेंगे, तो इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। सिमिलरली ये हाइड्रोजन क्या करेंगे, इसे एक शेयर करेंगे तो इसकी डुएट कंप्लीट हो जाएगी। ये ऑक्सीजन क्या करेंगे, एक इससे करेंगे एक इससे करेंगे, इसके 6 2 8 हो गया। ये सल्फर को कितने चाहिए था, 6 था 2 चाहिए था, तो ये सल्फर करेंगे एक इससे एक इससे, इसके हो गए कंप्लीट 8। अब ये बचा रह गया ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 6, तो इसे 2 चाहिए और कोई जुगाड़ यहाँ पर है नहीं। क्या करना है कि इसके सारे यूज भी करने हैं, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसे दे देगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पर हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डबल बॉन्ड से भी दिखा सकते हैं। तो फाइनल स्ट्रक्चर कैसा हो गया, SOH कोऑर्डिनेट बॉन्ड O एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। अब मैं जब इसको वाटर में डालूंगा तो ये पोलर बॉन्ड है, यही ब्रेक करेंगे, एक ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे,
एक ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, मतलब ये वाटर डालने से 2 मोल H प्लस रिलीज कर रहे हैं, तो इसकी वैलेंसी फैक्टर कितनी हो गई, इज इक्वल टू 2। तो इसी तरीके से आप किसी चीज़ का कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ड्रॉ करिएगा HClO4 का, सेम होगा, ठीक है ना। तो HClO4 का हम लोग ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रक्चर हो जाएगा ClOH कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, या इसको डबल बॉन्ड से भी दिखा रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। तो क्लोरीन के पास कोई लोन पेयर नहीं बचा, एक OH हो गए, तो इसको वाटर में डालने से 1 H प्लस रिलीज हो रहा है, तो इसकी वैलेंसी फैक्टर कितनी हो गई, वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू 1। तो इसके इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएंगे, इसके मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय 1, और H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, मोलिकुलर वेट ऑफ H2SO4 डिवाइड बाय 2। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हमें H3PO4 का ड्रॉ करना है तो कैसे होगा, H3PO4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो इसमें मैं क्या लिखता हूँ, P और फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, फास्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो सिमिलरली इससे कितने OH पेयर बन सकते हैं, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो 3 OH पेयर बन सकते हैं, और एक ऑक्सीजन बचा रह जाएगा, उसको हम लोग यहाँ पर साइड में भी लिख देते हैं। और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है 6, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है 6, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, सारे हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास कितने हैं 6। तो अब उतना गंदा नहीं करते हैं, गोला गोला नहीं करते हैं, मतलब एक बॉन्ड यहाँ पे बन गया, एक बॉन्ड यहाँ पर बन गया, एक बॉन्ड यहाँ पे बन गया, एक बॉन्ड यहाँ बनेंगे, 1 बॉन्ड यहाँ, 1 बॉन्ड यहाँ, ठीक है। तो हाइड्रोजन की ड्यूएट कंप्लीट हो गई, ऑक्सीजन का 2 यहाँ इधर उधर किया तो ऑक्टेट हो गया। सिमिलरली हाइड्रोजन का ड्यूएट, ऑक्सीजन का ऑक्टेट, हाइड्रोजन का ड्यूएट, ऑक्सीजन का ऑक्टेट, और इसके 5 थे तो 1 2 3, तो 3 बॉन्ड्स बनाए, तो इसके भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, बचना नहीं चाहिए, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे देगा, तो ये स्ट्रक्चर हो गया। जब मैं वाटर में डालूंगा इसको, तो एक ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे पोलर, एक ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे पोलर, एक ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे पोलर, मतलब ओवरऑल ये क्या करेंगे 3H प्लस रिलीज करेंगे। तो इसकी वैलेंसी फैक्टर कितने हो जाएंगे, इक्वल टू 3, तो इसके इक्विवेलेंट वेट कितने हो जाएंगे, मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय 3। अब पॉइंट है कि यहाँ तक तो ठीक है, अगर हमारे पास नेक्स्ट है H3PO3, उसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे देखते हैं। तो अगर H3PO3 का हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, यहाँ पे देखिए इसके पास 3 हाइड्रोजन है, लेकिन ये 2 ही मोल H प्लस रिलीज करेंगे। ऐसा क्यों, कि बीच में मैं रखूंगा उसी तरह फास्फोरस को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5, कितने OH बन सकते हैं, 3 हाइड्रोजन है 2 ऑक्सीजन है, H3PO2, तो 3 हाइड्रोजन है 2 ऑक्सीजन है, 2 OH पेयर बन सकते हैं। तो मैंने क्या किया, एक OH एक H रख दिया, ठीक है, एक O एक H रख दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, इसके पास 1, इसके पास 1 2 3 4 5 6, इसके पास 1, इसके पास 1। एक बॉन्ड फॉर एग्जाम्पल यहाँ बना देता हूँ अभी, और एक बॉन्ड यहाँ बनेगा शेयरिंग से, 1 बॉन्ड के फॉर्मेशन यहाँ पर होंगे, 1 बॉन्ड के फॉर्मेशन यहाँ पे होंगे, 1 बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। सारे चीज कंज्यूम हो गए, सारे चीज कंज्यूम हो गया, मतलब कि 2 ऑक्सीजन कंज्यूम हो गया, 1 2 3 हाइड्रोजन कंज्यूम हो गया, 1 हाइड्रोजन कंज्यूम हो गया, लेकिन यहाँ पे एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचे रह गए। इट मीन्स कि हमारा स्ट्रक्चर रॉन्ग है, हमें कुछ और करने होंगे। हमें क्या करने होंगे, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि POH यहाँ पर रख देता हूँ, और यहाँ पर क्या रखता हूँ, H रखता हूँ, यहाँ पर H रखता हूँ, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कर देता हूँ। तो क्या हो गए, 1 2 3 हाइड्रोजन यूज हो गए, 1 2 ऑक्सीजन यूज हो गए, एक फास्फोरस यूज हो गया। अभी ये स्ट्रक्चर हमारा सही है, मतलब हाइड्रोजन एक सिंगल बॉन्ड इससे बना है शेयरिंग से, ये ऑक्सीजन एक शेयर इससे किया, एक शेयर इससे किया, ये फास्फोरस के पास जो एक इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक इसे शेयर किया, एक इसे शेयर किया, तो फास्फोरस के पास 5 6 7 8 हो गए, और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ था, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसे दे दिया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डबल बॉन्ड से भी दिखाते हैं, मतलब ऐसे दे दिया। तो इसके स्ट्रक्चर ऐसे हो गए, कैसे, P कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन एंड सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। ये फाइनल इसकी स्ट्रक्चर हो गई, वो स्ट्रक्चर रॉन्ग था, ये स्ट्रक्चर हमारा सही है, क्योंकि यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच जा रहा है ऑक्सीजन के ऊपर। हम लोग ट्राई करना है ऑक्सी एसिड्स में कि सेंट्रल एटम के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बचे, ठीक है। तो अब जो ऐसा स्ट्रक्चर हुआ,
तो अब मैं अगर वाटर में डालूंगा तो सिर्फ यही बॉन्ड ब्रेक करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5 पॉलिंग स्केल में, हाइड्रोजन की 2.1 और यहाँ भी हाइड्रोजन का 2.1 है, और फास्फोरस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है लेस देन 3, 2.5 से 3 का बीच में कुछ, मतलब अप्रॉक्स ये लेस देन 3 होता है, तो इसको मैं अभी रफली 2.5 लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसके बीच का डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का 1.4 और इसके बीच का डिफरेंस है अप्रॉक्स 0.4। तो इसके बीच के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो दिस बॉन्ड इज नॉट पोलर इनफ टू बी ब्रोकन इन वाटर। ये बॉन्ड ज़्यादा पोलर नहीं है, तो ये बॉन्ड नहीं ब्रेक करेंगे, सिर्फ ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे। ये दोनों हाइड्रोजन वाटर में रिलीज नहीं होगा। तो जब इसको मैं वाटर में डालूंगा H2O में, तो 1 मोल H प्लस रिलीज करेंगे और क्या बनाएगा H2PO2 माइनस। तो 1 मोल H प्लस रिलीज किए तो इसकी वैलेंसी फैक्टर कितनी हो गई, इज इक्वल टू 1। इसीलिए इक्विवेलेंट वेट इसका क्या हो जाएगा, इसके मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 1। तो अगर क्वेश्चन में पूछता है कि व्हाट विल बी इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO2, ऑप्शन ए देगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 3, ऑप्शन बी देगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 1, ऑप्शन सी देंगे मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 2 एंड ऑप्शन डी देंगे नन ऑफ द अबव। तो देख के सिर्फ ऐसा नहीं कर देना कि इसके पास 3 हाइड्रोजन है तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड 2, ये रॉन्ग आंसर हो जाएंगे। आंसर होगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 1। ये कैसे हुए, स्ट्रक्चर से हुए, इस चीज को समझना जरूरी है। तो इस चीज को आप फिर से स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए तो आपका और क्लियर होगा अपने आप से। अब हम नेक्स्ट देखते हैं H3PO3 फॉर एग्जांपल एसिड है, H3PO3। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ उसी रूल्स को फॉलो करके। इसके पास सारे इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5। OH कितने बन सकते हैं पेयर, तो अभी मैं 3 पेयर बना रहा हूँ OH का, मतलब OH OH एंड OH, 3 पेयर बना दिए इसके। जब इसके 3 पेयर्स हमने बनाए तो इसके इलेक्ट्रॉन लिखता हूँ यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 6, 1 2 3 4 5 6। सिमिलर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 1 इलेक्ट्रॉन। अब एक यहाँ पे बनेंगे, एक शेयर करेगा इससे ऑक्सीजन, एक इससे शेयर करेंगे, तो मतलब एक बॉन्ड यहाँ बनेगा, एक बॉन्ड यहाँ बनेगा, एक बॉन्ड यहाँ बनाता हूँ, एक बॉन्ड यहाँ बनाता हूँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ। इस तरीके से इसकी डुएट कंप्लीट हो गई। इसके 6 थे तो 7 8 हो गए, इसके 5 थे तो 6 7 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए, इसके 2 हो गए, 2 हो गए, सारी चीज यूज हो गए। बट यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा रह गया, इट मींस दिस स्ट्रक्चर इज रॉन्ग। हमें कैसे बनाने का स्ट्रक्चर, हमें कुछ ऐसा करना होगा कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बचे। इसके लिए हम क्या करते हैं, POH रहने देते हैं, OH रहने देते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन सिर्फ रहने देते हैं और इस ऑक्सीजन को यहाँ रखता हूँ। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 1, यहाँ पे 1 2 3 1, ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6, इसके पास 1 और इसके पास भी 6 है, 1 2 3 4 5 6। तो अभी क्या हुआ, इसके पास पेयर जो बचा रह गया, इसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे दिए। अब क्या हुआ, सारे यूज हो गए, इसके पास सेंट्रल एटम के पास लोन पर इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। तो इसको वाटर में डालने से क्या होगा, सिर्फ यही बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ये H प्लस रिलीज होगा, ये बॉन्ड और सॉरी और एक ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, 2H प्लस रिलीज होंगे, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं करेंगे। तो वाटर में डालने से ये 2H प्लस बनाएंगे, प्लस क्या बनाएंगे HPO3 2 माइनस। तो 2H प्लस बनाए तो इसकी वैलेंसी फैक्टर कितनी हो गई, वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू 2। तो इसके इक्विवेलेंट वेट कितने हो जाएंगे, इसके इक्विवेलेंट वेट हो जाएंगे इसके मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो इस तरह कोई भी ऑक्सी एसिड्स है, अगर हमें सिर्फ ऑक्सी एसिड्स दिए हुए हैं और इसके इक्विवेलेंट वेट पूछते हैं तो ऐसे फाइंड करना है। लेकिन अगर रिएक्शन दिया रहेगा तो उस रिएक्शन हम लोग देखेंगे कि एसिड बेस रिएक्शन में कैसे फाइंड करते हैं इक्विवेलेंट वेट। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सी एसिड दिया हुआ है और पूछ रहा है इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, तो हमें मैक्सिमम जो इसके इक्विवेलेंट वेट हो सकते हैं वो फाइंड करने होंगे। तो वो इस तरीके से करते हैं। तो किसी भी ऑक्सी एसिड्स का स्ट्रक्चर आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं और इसका इक्विवेलेंट वेट हम लोग फाइंड कर सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हमें रिएक्शन दिया हुआ है कोई, फॉर एग्जांपल H3PO4 प्लस NaOH, इससे बनते हैं NaH2PO4 प्लस H2O। तो इसमें क्या होंगे, इसकी इक्विवेलेंट वेट वो अभी हम देखेंगे, उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी डिस्कस हमने किया कि अगर सिर्फ और सिर्फ हमें एसिड दिया हुआ है, पूछ रहा है उसके इक्विवेलेंट वेट क्या होंगे, तो उसके हमें स्ट्रक्चर बनाने होंगे और देखने होंगे कि मैक्सिमम पॉसिबल कितने H प्लस वो रिलीज कर पाते हैं। तो जो होगा वैल्यू इस स्ट्रक्चर से हम लोग उसका वैलेंसी फैक्टर फाइंड करेंगे और इक्विवेलेंट वेट उस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे
कि बेस के कैसे इक्विवेलेंट वेट फाइंड करेंगे और एसिड बेस रिएक्शन में कैसे इक्विवेलेंट वेट फाइंड होगा। थैंक यू वेरी मच।